हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये एक स्पेशल वीडियो या फिर यूं कहें कि 1 घंटे का महा एपिसोड क्लास 11th का आपका पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल यानी कि फाइनल एग्जाम 2025 और 26 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपके पॉलिटिकल साइंस के फाइनल के एग्जाम के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सैंपल पेपर है बच्चों, इसी को सॉल्यूशन के साथ में समझ रहे थे। ठीक है, तो ये वीडियो, ये 1 घंटे की वीडियो हमारे इसी पेपर के पार्ट 2 की वीडियो रहने वाली है। और पता है बच्चों, ये जो पार्ट 2 की वीडियो है ना, ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस पार्ट 2 की वीडियो के अंदर हम अपने पेपर के खंड नंबर गा को डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि 4 नंबर के जो 5 क्वेश्चन है हमारे, इनका डिस्कशन करेंगे 19 से 23 तक के। खंड घा के अंदर हमारा जो भी यहाँ पे पैसेज है, कार्टून है, मैप है, इसका डिस्कशन करेंगे। और 5वें खंड के अंदर 27 से 30 जो आपके 6 नंबर के टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं, इनका डिस्कशन करेंगे। इसीलिए तो मैंने बोला है आपसे कि ये जो पार्ट 2 की वीडियो है ना, आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सेम इंग्लिश में देख लेंगे हम इस वीडियो में सेक्शन सी, डी और ई, इन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और बेस्ट पार्ट पता है क्या बच्चों, कि हम आप सभी के लिए ना ये जितने भी 10+ मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर की वीडियोस लेके आ रहे हैं ना, उन सभी के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, तो आई बटन में आपको जितने भी हम सैंपल पेपर करवाएंगे, जो भी आपको पीवाईक्यू करवाएंगे, उन सभी की वीडियोस इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आप सारे बच्चे जरूर से इसको चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब बताओ बच्चों, क्या आप तैयार हो सैंपल पेपर 1 के पार्ट 2 की वीडियो को समझने के लिए, जो कि अराउंड हमारी 1 आवर तक की बनने वाली है। और जो भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे वो हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगा। और ये पेपर, ठीक है, ये पेपर मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का जो 26 तारीख को पेपर होने वाला है उनके लिए भी जरूरी है। और इवनिंग शिफ्ट के बच्चों का जो 27 तारीख को पेपर है, ठीक है ना, उन दोनों ही शिफ्ट के बच्चों के लिए रहने वाला है। ओके, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं अपने सैंपल पेपर 1 के पार्ट 2 की वीडियो को। आर यू रेडी? तैयार हो बच्चों 1 घंटा मेरे साथ पढ़ने के लिए? तो चलिए शुरू करेंगे। हमने सेक्शन नंबर ए के अंदर जो है कितनी बढ़िया तरीके से सारे क्वेश्चन को यहाँ पे समझा था। ठीक है, ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चन थे हमारे, जो हमने पार्ट 1 की वीडियो में समझे थे। और एक आधा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा भी था, आपने आंसर भी दिया, बहुत अच्छा लगा जान के। ठीक है, चलो हम चलते हैं अपने। देखो ये सेक्शन बी था हमारा, 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे, बहुत ही प्यारे प्यारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि आपको समझाए मैंने हिंदी इंग्लिश में। ठीक है, ओके, तो यहां पे आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो का जो हमारा अगला खंड है या फिर पहला खंड है, खंड नंबर सी यानी कि सेक्शन सी, जो कि 20 नंबर का आने वाला है, वो यहां से शुरुआत हो जाता है। ठीक है, अब आप सभी बच्चे बड़े ही ध्यान से हर एक क्वेश्चन को समझें। मैं आपको बहुत ही प्यारे ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से, आसानी से समझा दूंगा, बस आप ध्यान से सुनिएगा मुझे। ठीक है, चलो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 क्या कहता है कि भारत में जो संसदीय कार्यपालिका है इसका वर्णन कीजिए। इट मींस कि भारत में जो संसदीय कार्यपालिका है हमारी, ये कैसी है, कैसे ये भारत में आई, ठीक है, कैसे इसका उदय हुआ, इन सारी चीजों के बारे में हमें बताना है। तो आओ बच्चों समझते हैं। तो क्या है पॉइंट हमारा, भारत में संसदीय कार्यपालिका। तो चलिए समझते हैं। देखो बच्चों, भारतीय संविधान में जो कार्यपालिका है, इसका कौन सा स्वरूप बनाया गया है? संसदीय स्वरूप, जो कि किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से। ठीक है, अब बारी ये आती है समझने की कि आखिर ये संसदीय कार्यपालिका भारत में इसकी जड़ें कब उभरी? कभी ना कभी तो बात चली होगी ना दिमाग में, जो हमारे देश के लीडर्स थे। ठीक है, तो 1919 और 1935 में अंग्रेजों के खिलाफ जब संसदीय व्यवस्था भारत में बनाई गई, तो वहीं से इसकी जड़ें उभरी थी। ठीक है, तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है बच्चों कि संसदीय कार्यपालिका स्वरूप किस कंट्री से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से। कब जड़ें उभरी थी? 1919 से 35 तक, 1919 का और 1935 के संसदीय व्यवस्था से। ठीक है, जब हमारा संविधान बन रहा था, तो उस समय संविधान को बनाने वाले जो संविधान निर्माता थे, वो ये चाहते थे कि हमें एक ऐसी सरकार मिले जिसमें व्यक्ति पूजा पर पर्याप्त अंकुश लगा हो। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि अमेरिका है,
ठीक है, तो अमेरिका में जो वहां के प्रेसिडेंट हैं, जो राष्ट्रपति हैं, उन्हीं के पास में सारी पावर है। ठीक है, तो हमारे भारतीय संविधान निर्माता चाहते थे कि ये जो सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति, एक ही संस्था के हाथ में होती हैं, ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, इसीलिए भारत में जो संसदीय व्यवस्था अपनाई गई, उसके अंतर्गत कार्यपालिका, विधायिका, ये सभी जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होती है और उनसे ही नियंत्रित होती है। यानी कि जो कार्यपालिका है हमारी, वो या तो विधायिका के प्रति, यानी कि जो संसद है हमारी, ठीक है, या फिर जनता के प्रतिनिधि, सिंपल सी बात है, पार्लियामेंट में कौन होते हैं, जिन्हें हम ही चुन के भेजते हैं, है ना, तो उनके प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है, इसके अलावा भारत के संविधान में औपचारिक रूप से देखा जाए तो कार्यपालिका की शक्तियां किसके पास में है, राष्ट्रपति को ज्यादातर शक्तियां दी गई हैं औपचारिक रूप से, लेकिन राष्ट्रपति इन सभी पावर का उपयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी जो मंत्रिपरिषद है, इसकी सलाह के माध्यम से ही कर सकता है। तो वास्तव में शक्ति किसके पास है, देश कहा जाए तो वो तो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन वो तभी उपयोग कर पाएगा मंत्रिपरिषद के माध्यम से। ठीक है, तो इसलिए यहां पे व्यक्ति पूजा नहीं है बिल्कुल भी। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो है वो केंद्रीय स्तर पे काम करते हैं, ठीक है, और राज्य स्तर पे मुख्यमंत्री कार्य करते हैं। तो दो तरीके की कार्यपालिका, एक सेंट्रल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे। राज्यों के स्तर पे राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्रिपरिषद है, ये सभी मिलकर कार्यपालिका को बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो भारत में ये है संसदीय कार्यपालिका। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए अथवा में क्या कहा गया है, महाभियोग से आप क्या समझते हैं और इसकी प्रक्रिया को समझाइए। तो बच्चों, महाभियोग क्या होता है, आओ समझिए। देखो, महाभियोग क्या है, दरअसल महाभियोग जो है वो एक ऐसी न्याय की प्रक्रिया है जो राष्ट्रपति के विरुद्ध संसद द्वारा चलाई जाती है। तो महाभियोग क्या है बच्चों, ये एक ऐसी न्याय की प्रक्रिया है जो कि संसद चलाती है, किस पर, राष्ट्रपति पे। अब ऐसा क्यों है, तो देखो सबसे पहले देखिए हमारे भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 61 है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर ले, अतिक्रमण की मतलब हो गया कि जब वो कोई काम, कोई निर्देश संविधान का उल्लंघन करे, ठीक है, तब हम यानी कि संसद उसके खिलाफ महाभियोग चला सकती है। तो बच्चों, एमसीक्यू में अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का अधिकार किसके पास है, तो संसद के पास है। और किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो 61 में कहा गया है। ठीक है, महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे राज्यसभा हो या फिर लोकसभा, किसी में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए, यानी कि उस पर महाभियोग चलाया जाना है, इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले मिलनी चाहिए। इसके अलावा यदि प्रस्ताव को सदन में 2/3 अधिक बहुमत से प्राप्त हो जाता है उसे, तो उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप को दूसरे सदन के द्वारा जांच की जाती है। मान लीजिए कि हमारे ये 2 हाउसेस हैं, ठीक है, एक है अपर हाउस यानी कि राज्यसभा, एक है क्या नाम है, लोअर हाउस यानी कि लोकसभा। तो राष्ट्रपति के लिए सबसे पहले मान लीजिए अपर हाउस में जाता है ये प्रस्ताव कि भाई हमें महाभियोग लगाना है और उसे पद से हटाना है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो अपर हाउस यानी कि राज्यसभा, अगर यहाँ पे उसे 2/3 बहुमत मिल गई तो फिर ये जाएगा यहाँ पे लोअर हाउस में यानी कि लोकसभा में। ठीक है, और जो राष्ट्रपति होता है ना, राष्ट्रपति, इसको पहले सदन में, चाहे लोकसभा या फिर राज्यसभा, पहले सदन में अपनी वो जो होता है ना कि मैं बेकसूर हूं, बेगुनाह हूं, ऐसी उसको बात रखने की कोई भी छूट नहीं मिलती। छूट मिलती है उसे सिर्फ दूसरे सदन में। ठीक है, पहले सदन में नहीं, दूसरे सदन में उसे अपनी बात रखने की छूट मिलती है। राष्ट्रपति दूसरे सदन में या तो स्वयं या फिर अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से अपनी बेगुनाही साबित कर सकता है, स्पष्टीकरण दे सकता है। ठीक है, और मान लो कि भाई दूसरे सदन ने भी उन आरोपों को 2/3 बहुमत से स्वीकार कर लिया, फिर तो प्रेसिडेंट को अपना पद छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एक राष्ट्रपति को भी हमारी संसद उससे हटा सकती है, सिर्फ किस वजह से, अगर वो संविधान का उल्लंघन करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं और आशा करता हूं कि आपको इस समझ में भी आ गया होगा। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, एक बार यहां से देखें, डिस्क्राइब द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया।
और इसके अलावा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इम्पीचमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस। तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, इसके बारे में आप इन सभी पॉइंट्स को इजीली पढ़ लीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे देख लेंगे कि इम्पीचमेंट क्या है, किस आर्टिकल में ये दिया गया है और कैसे इस राष्ट्रपति के ऊपर ये चलता है, इस बारे में भी आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा गया है राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या अध्ययन करते हैं, यानी कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है इसमें हम क्या अध्ययन करते हैं। अब थोड़ा ध्यान से अगर आप देखें तो इसका आंसर इसी में है। देखो क्या पूछा गया है, राजनीतिक सिद्धांत। अब सिद्धांत क्या होते हैं, सिद्धांत में स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, ठीक है, और कानून, राज्य, देश, सरकार, इन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं। अब जब राजनीतिक सिद्धांत की बात हुई है तो पॉलिटिकली ये सारी चीजें जुड़ी हुई होंगी, है ना। तो राजनीतिक सिद्धांत में हम उन विचारों का, उन नीतियों का एक व्यवस्थित रूप से अध्ययन करते हैं, या फिर ये प्रतिबिंब करता है जिससे हमारा सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है। तो संविधान सिद्धांत में क्या अध्ययन करते हैं, हम उन विचारों का, उन नीतियों का अध्ययन करते हैं जिससे कि हमारे सामाजिक जीवन, हमारी सरकार, हमारे संविधान ने आकार ग्रहण किया है। इसके अलावा राजनीतिक सिद्धांत जो है स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता आदि जो अवधारणाएं हैं, इन सभी के अर्थ को भी हमें स्पष्ट करता है और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है ये भी हमें बताता है। इसके अलावा राजनीतिक सिद्धांत जो है वो कानून का राज, ठीक है, यानी कि कानून जो है वो सर्वोपरि है, कानून सभी के लिए बराबर है, ठीक है, अधिकारों का बंटवारा और न्यायिक पुनरावलोकन, ऐसी नीतियों की सार्थकता की जांच भी करता है, ठीक है। समाज में कोई नई चुनौती आती है तो उससे सामना करने में हमारी मदद करता है और उसकी नई व्याख्या उत्पन्न करता है। अच्छा, आप सभी बच्चों से एक क्वेश्चन मैं कमेंट बॉक्स में पूछना चाहता हूं। क्वेश्चन ये है बच्चों कि ये जो न्यायिक पुनरावलोकन है, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, ठीक है। आप सभी को ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बताना है कि न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में दी गई है। तो सारे बच्चे एक बार फटाफट से मुझे बताएं ये किस आर्टिकल में दी गई है। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहां से देख लें बच्चों, व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी में हम किस किस का अध्ययन करते हैं, वो सारी बातें यहां पे आप पढ़ सकते हैं आसानी से, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा 21। बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन पेपर में कई बार आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक असमानता और समाज जनित असमानता, इसको स्पष्ट कीजिए। देखो बच्चों, जैसा कि नाम से पता चलता है हमें बात करनी है असमानता की, ठीक है। अब असमानता में एक होती है प्राकृतिक, जिसे हम जन्मजात भी कह सकते हैं, एक होती है समाज जनित, यानी कि जिसे हमारी सोसाइटी, हमारा सो कॉल्ड सोसाइटी, वो हमें इसमें झोंक देता है, ठीक है ना, वो है। तो आओ एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे प्राकृतिक असमानता को, ठीक है। प्राकृतिक असमानता कैसी होती है, देखो, प्राकृतिक असमानता जन्मजात विशेषताओं और योग्यताओं का परिणाम मानी जाती है। अर्थात प्राकृतिक असमानताएं जन्मजात हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई जन्म से किसी की आंख जो है उसे कम दिखाई देता है, किसी के हाथ में 6 उंगली हैं, किसी के पैर में 6 उंगली हैं, ठीक है, किसी का हाथ जो है बचपन से ही टेढ़ा है, ठीक है, किसी की नाक बड़ी है, किसी का दांत बाहर ज़्यादा निकले हुए हैं। तो ये क्या, ये जन्मजात विशेषताएं हैं, ठीक है। और ये ऐसी होती हैं जिन्हें हम बदल भी नहीं सकते हैं कभी, ठीक है। हालांकि आजकल के टाइम पे भाई टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई है, तो बहुत सारा पैसा लगा के ठीक भी किया जा सकता है। लोगों में उनकी विभिन्न क्षमताओं, प्रतिभा और उनके अलग अलग चयन के कारण पैदा होते हैं। और कई बार देखो ये जो असमानता ना कैसे पैदा होती है, हमारी जो क्षमताएं होती हैं, हमारी जो प्रतिभाएं होती हैं, उसकी वजह से पैदा होती हैं, ठीक है। अब समझो भाई समाज जनित, तो बच्चों ध्यान रखें, समाज जनित असमानता अलग से एक 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, समाज जनित अर्थात ऐसी असमानता जो समाज ने पैदा की हो, ठीक है, जैसे कि समाज में अवसरों की असमानता होने से अथवा
किसी समूह का दूसरे के द्वारा शोषण किए जाने से पैदा होती है। सिंपल सी बात है, मान लीजिए समाज में जो है ना, सरकार की तरफ से कोई योजना निकली, ठीक है, या फिर सरकार की तरफ से कुछ फंड आया, और वो फंड आया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि जो अमीर वर्ग है, ठीक है, अमीर या फिर जो ताकतवर वर्ग है, उसने क्या किया, उस फंड को सारा का सारा अपने पास रख लिया, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक समूह का जब दूसरे समूह के द्वारा शोषण किया जाता है, अब ये सिर्फ अमीरी गरीबी नहीं, ये ऊंची जाति से निम्न जाति के भी हो सकते हैं, ठीक है, ये काले गोरों से काले के लिए भी हो सकते हैं, है ना, ऐसे भेदभाव भी होते हैं ज्यादातर। समाज में जो लोग बौद्धिक कार्य करते हैं उनको भाई ज्यादा महत्व दिया जाता है, और जो शारीरिक कार्य करते हैं उनको कोई ज्यादा सम्मान वगैरह नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखें बच्चों इस बात का। इसके अलावा जैसे मान लीजिए जो फीमेल्स हैं, औरतें हैं, महिलाएं हैं, इन सभी को ना प्राचीन काल से ही अबला कहा जाता है, उन्हें कमजोर कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अफ्रीका में रंगभेद की नीति भी इसी का एग्जाम्पल है। तो आप समझ गए ना कि भाई समाज जनित असमानता क्या है बच्चों, ये ऐसी असमानता है जिसे किसने पैदा किया है, समाज ने पैदा किया है, ठीक है, जो कि एक समूह का किसी दूसरे समूह के लिए शोषण करने से भी पैदा होती है, ठीक है। और साथ ही साथ हम जो है, जो लोग भाई बौद्धिक कार्य करते हैं, जैसे टीचर हैं या फिर कोई ज़्यादा दिमाग वाला काम करता है, उसको ज़्यादा महत्व देते हैं, जबकि जो सारे काम करता है उससे हम, जैसे ये लेबर लोग वगैरह नहीं होते हैं जो घर वगैरह बनाते हैं या फिर जो सारे काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, हम क्या सोचते हैं, अरे दिमाग तो है ही नहीं इसमें, ये निम्न जाति का होगा, गरीब है, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम उसे ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते, सम्मान नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये भी कैसी असमानता है, ये हमारे समाज नहीं तो हमारे दिमाग में भरी है ना। और भी एग्जाम्पल है इसके, औरतों को हमेशा अबला कमजोर माना जाता है, अफ्रीका में रंगभेद की नीति भी इसी का एग्जाम्पल है एक। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आशा करता हूं क्वेश्चन नंबर 21 भी आप समझ गए होंगे। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के यहां से देखें कि एक्सप्लेन नेचुरल इनइक्वालिटी एंड सोशली जनरेटेड इनइक्वालिटी। तो नेचुरल इनइक्वालिटी क्या है और सोशली जनरेटेड इनइक्वालिटी क्या है, इसके बारे में आप इन सभी पॉइंट्स को यहां से इजीली रीड आउट कर सकते हैं। देखो बच्चों, हिंदी में आपको मैं पढ़ाता जाऊंगा, ओके, और इंग्लिश में आप यहां से देखते चलिए, ओके। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन ना सिर्फ आपका 4 नंबर में बल्कि 6 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन 22 क्या कहता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इससे आप क्या समझते हैं, ठीक है। या फिर ये पूछा जा सकता है बच्चों कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित कैसे किया जाता है, ठीक है, क्या तरीके हैं कि न्यायपालिका को फुल लिबर्टी, फुल फ्रीडम मिलती है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसको समझाना है। तो देखो बच्चों, न्यायपालिका जो कि पूरे भारत में चाहे सेंट्रल लेवल पे हो या फिर स्टेट लेवल पे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर लेवल पे न्याय करने के लिए सबसे उपयुक्त संस्था मानी जाती है, और इसकी स्वतंत्रता निम्नलिखित तरीके से सुनिश्चित की जा सकती है। यानी कि अब हम इसके बारे में समझेंगे कि आखिर इसे और स्वतंत्र कैसे बनाया जा सकता है। तो सबसे पहली बात आती है योग्यता की, अर्थात अगर आपको एक जज बनना है, अगर आपको एक न्यायाधीश बनना है, तो आपके लिए जरूरी है कि आपको वकालत यानी कि लॉ के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में विशेषज्ञ होना पड़ेगा, ठीक है। डज नॉट मैटर कि आपको पॉलिटिकली कोई महारत हासिल है या नहीं, बस आपको वकालत यानी कि लॉ का ज्ञान होना चाहिए और कानून का, इसका ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे दो और सरकार के अंग हैं, विधायिका और कार्यपालिका, यानी कि संसद और कार्यपालिका, ये दोनों ही न्यायपालिका के कार्यों में बाधा ना पहुंचाएं। यानी कि न्यायपालिका कोई काम कर रही है तो ये दोनों ही सरकार के जो दो अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, ये इसमें कोई बाधा, कोई अड़विंगा ना आ है, ठीक है। इसके अलावा न्यायपालिका जो भी निर्णय लेगी उसे सरकार के हर एक व्यक्ति को मानना पड़ेगा, ठीक है, और साथ ही कोई भी सरकार के व्यक्ति उसमें बाधा नहीं पहुंचाएगा। इसके अलावा न्यायपालिका के न्यायाधीश जो रहेंगे उनके ऊपर पॉलिटिकली ना तो किसी पार्टी का और ना तो किसी पॉलिटिकल व्यक्ति का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो न्यायपालिका है बच्चों, वो बेसिकली हमारे संविधान के अकॉर्डिंग काम करती है। तो न्यायपालिका देश के संविधान, हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया
और जनता के प्रति जवाबदेही होगी, ना कि राजनीतिक लोगों के प्रति। इसके अलावा सरकार के किसी भी अंग का कोई भी व्यक्ति अगर न्यायालय द्वारा सुनाए गए फैसले की अवमानना करता है, न्यायालय ने कोई फैसला सुनाया और कोई व्यक्ति उसको नहीं मानता है, कोई व्यक्ति उसमें दोषी पाया जाता है, तो उसे दंडित करने का अधिकार न्यायपालिका के पास है। ठीक है, तो हम इन सभी तरीकों से न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है इसको सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं एक बार यहां से पढ़ लीजिए आप कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो आप यहां से इन सभी को पढ़ लीजिए बच्चों, ये सारी बातें हैं जो कि इसको क्लैरिफाई करती हैं। चलिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 23, और बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें 2 नंबर के भी आपके 2 क्वेश्चन हैं और 4 नंबर के भी 2 क्वेश्चन हैं, और ये पूरा नंबर क्वेश्चन 6 नंबर में भी आ सकता है। तो ध्यान से देखो, 23 कहता है कि हमें जो अधिकार हैं इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, और चलो आवश्यकता पड़ती भी है तो इससे हमें और पावरफुल हम इन्हें कैसे बना सकते हैं। दैट मीन्स एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारे पास में अभी जो 6 मौलिक अधिकार हैं, आखिर हमें इनकी जरूरत ही क्यों है। ठीक है, और वो ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम इन अपने अधिकारों को और पावरफुल बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं बच्चों कि हमें अधिकारों की आवश्यकता पड़ती क्यों है। तो अधिकारों की आवश्यकता का सबसे पहला कारण है हर एक व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जी सके। ठीक है, और एक मनुष्य सम्मान पूर्वक गरिमा पूर्वक जीवन जी सके, इसकी सुरक्षा के लिए भी। ठीक है, इसके अलावा एक देश में जब नागरिकों को अधिकार मिले होंगे तो वहां की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो सरकार है, वो बहुत आसान तरीके से चलाई जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा जब हमें अधिकार मिले होंगे, ठीक है, तो हम अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता को विकसित कर सकते हैं, हम अपने जीवन, अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए हमें राइट्स की जरूरत पड़ती है। आपको एग्जांपल देते हैं, जिस व्यक्ति के पास अधिकार नहीं होते हैं वो व्यक्ति बंद पिंजरे में पक्षी के समान होता है। जैसे एक पिंजरा होता है ना, उसमें एक पक्षी होता है, उसे सिर्फ खाना दाना मिलता रहता है और वो जीवित रहता है। ठीक है, जबकि अगर वो आजाद हो तो वो पूरे आसमान को छू जाता है ना। तो अगर एक नागरिक के पास अधिकार नहीं होंगे तो वो भी इसी तरह बंद पिंजरे में एक पक्षी की समान होगा। ठीक है, तो इन सभी कारणों से हमें जरूरत पड़ती है अपने अधिकारों की। अब बारी ये आती है समझने की कि आखिर हम अपने इन राइट्स को और पावरफुल कैसे बना सकते हैं। तो पावरफुल बनाने का सबसे पहला तरीका है कि जिस देश में नागरिकों को अधिकार मिले हों वहां का संविधान लिखित होना चाहिए, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा हुआ होना चाहिए, उसमें इन अधिकारों के बारे में सारी बातों को मेंशन किया होना चाहिए। इसके अलावा लोकतंत्र का जो हमारा फोर्थ स्टैंड है, यानी कि चौथा स्तंभ है, प्रेस, मीडिया, ये स्वतंत्र होनी चाहिए, यानी कि इस पे किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं होनी चाहिए, वो शासी होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था बच्चों कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ था ना, तो उसके तकरीबन 5 से 10-15 साल तक लोगों को पता ही नहीं था कि हमारे पास कौन कौन से अधिकार हैं। ठीक है, यानी कि संविधान के बारे में उन्हें नॉलेज थी ही नहीं बिल्कुल, बस इतना पता था अंग्रेज भारत को छोड़ के चले गए, भगा दिया उनको, अपने राइट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो अधिकारों के प्रति जनता जागरूक ही नहीं है और इसीलिए लोग उनका शोषण करते रहते हैं। तो हमें जनता को जागरूक करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज है। इसके अलावा जो हमारी न्यायपालिका है ये स्वतंत्र होनी चाहिए, बिल्कुल स्वतंत्र, जिससे कि ये अधिकारों की रक्षा कर सके। अब ऐसा पता है क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब 1975 से लेके 1977 तक भारत में आपातकाल लगा था ना, तो उस समय न्यायपालिका भी प्रतिबंध हो गई थी, प्रतिबंध हो गई थी, यानी कि वो भी काम नहीं कर पा रही थी मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। तो इसीलिए स्वतंत्र न्यायपालिका जरूरी है भाई, अधिकारों को पावरफुल बनाए रखने के लिए। ठीक है, इसके अलावा संघात्मक सरकार और शक्तियों का विभाजन, यानी कि हमें सरकार ऐसी चाहिए जो कि 2 लेवल पे काम करे। ठीक है, और जो हमारे पास शक्तियां हैं देश की वो भी डिवाइडेड होनी चाहिए। इसके अलावा राज्य का नागरिकों के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप ना हो, यानी कि जो सरकार है उसका नागरिकों के मामले में कोई ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, इससे भी हम इसे पावरफुल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये वो तरीके हैं
जिसकी वजह से हमें अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है और इन तरीकों से हम इन्हें पावरफुल बना सकते हैं। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं कृपया यहाँ से पढ़ें इसे। व्हाट डू वी नीड या फिर व्हाई डू वी नीड राइट्स एंड हाउ कैन दे बी मेड मोर पावरफुल। तो वी नीड राइट्स फॉर द फॉलोइंग रीजंस। तो हमें ये क्यों चाहिए बच्चों, यहाँ से पढ़ें। उसके बाद फॉलोइंग आर द मेजर्स टू मेक द राइट्स मोर पावरफुल। तो वो कौन कौन से हैं बच्चों, इसके बारे में भी आप यहाँ से इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने सेक्शन नंबर सी के जो हमारे 4 नंबर के टोटल 5 क्वेश्चन थे, इसको हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब हम शुरू करने वाले हैं अपने अगले सेक्शन को, जो कि है सेक्शन नंबर डी यानी कि खंड डी है। अब इसमें 4 नंबर के टोटल हमारे 3 प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, पैसेज, कार्टून और मैप का। तो चलो ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन 24 है बच्चों, ये जो क्या नाम है मानवाधिकार होते हैं ना, उनके बारे में इसमें लिया गया है। तो देखो बच्चों क्या है बच्चों, आज संयुक्त राष्ट्र महासभा मानवाधिकारों की विश्व जननीय घोषणा पत्र को सभी सभ्यताओं तथा देशों के लिए उपलब्धि के सर्वमान्य मानदंड के रूप में प्रतिदर्श घोषित करती है। क्या घोषित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति, समाज का प्रत्येक अंग इस घोषणा पत्र का सदा विचार रखते हुए इन अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं की मर्यादाओं को अध्यापन और शिक्षा के माध्यम के द्वारा प्रोत्साहित करेगा तथा विकास की ओर उन्मुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय साधनों के द्वारा इनकी सर्वदेशिका तथा सशक्त स्वीकृति आने वाले प्रदेशों की जनता के बीच स्थापित करेगा। क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो इसकी करेक्ट डेट है बच्चों 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी बच्चों, 24 अक्टूबर 1945 को। इसके अलावा मानवाधिकारों की ये जो विश्व जननीय घोषणा पत्र है, इसको संयुक्त राष्ट्र के किस संघ ने घोषित किया था बच्चों, महासभा ने घोषित किया था। ठीक, इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों को किसके बीच स्थापित करने का आह्वान किया, तो किसके बीच, सदस्य देशों की जनता के बीच। जो भी इसमें शामिल है ना संयुक्त राष्ट्र में, इन सभी के सदस्य देशों की जनता के बीच। और सबसे आखिरी, संयुक्त राष्ट्र की सामान्य महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार और लागू किया था। तो बच्चों एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि मानवाधिकार जो दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो याद रखें बच्चों, ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई या फिर यह सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी बच्चों, तो 10 दिसंबर 1948 को की गई थी। ठीक है, तो अब आपको मेरे हिसाब से मानवाधिकार के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। ठीक है, कब मनाया जाता है, किसने लागू किया है, यूएनओ के बारे में कब बना, ये सारी चीजें। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो इसको यहाँ से रीड आउट करें। ठीक है, इसमें ह्यूमन डिक्लेरेशन के बारे में सारी बातें की गई हैं। तो यूएनओ जो बना है बच्चों 24 अक्टूबर 1945 को बना है। इसके अलावा वो ऑर्गेनाइजेशन कौन है जिसने ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को बेसिकली लागू किया है। ठीक है, दी जनरल असेंबली। इसके अलावा किसके बीच में स्थापित किया जाएगा, तो अमोंग द पीपल ऑफ मेंबर कंट्रीज। एंड ये कब मनाया जाता है दिवस, तो 10 दिसंबर को, और ये 1948 ये चीजें थी। ठीक है, चलो अब है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कहा गया है कि आपको एक कार्टून दिया गया है, इसका अध्ययन करना है और इससे संबंधित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो इस कार्टून में अगर आप देखेंगे, जरा ध्यान से देखें, तो ये है हमारे भारत के पीएम, कौन है, जवाहरलाल नेहरू जी। अब इनकी ये 2 मुंह क्यों दिखाए गए हैं, तो 2 मुंह इसलिए दिखाए गए हैं क्योंकि एक जो है वो दर्शाता है इंडियन विचारधारा को यानी कि भारतीय विचारधारा। ठीक है, और दूसरा जो वो दिखाता है वेस्टर्न विचारधारा को यानी कि जो पश्चिमी विचारधारा है, इसको दिखाता है। ठीक है, तो इन्हीं सभी को अब हम यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है बच्चों, बीच में खड़ा व्यक्ति कौन है, तो ये है जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, बाईं ओर बैठे लोगों के समूह की सांस्कृतिक विचारधारा क्या है, तो बाईं ओर जो लोग बैठे हैं इनकी विचारधारा है पश्चिमी वेस्टर्न कल्चर, और दाहिने हाथ की ओर बैठे लोगों के समूह की पारंपरिक विचारधारा क्या है बच्चों, स्वदेशीय यानी कि भारतीय विचारधारा है। अब नेहरू जी के सामने ये समस्या आती है कि हमें देश में तो इन दोनों को अपनाना है, तो ऐसे क्या तरीका अपनाएं जिससे कि हम इन दोनों को अपना सकें। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है इसको कैसे इन्होंने सॉल्व किया था, तो एक क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि इन दोनों विचारधाराओं को संतुलित करने के लिए क्या निर्णय लिया गया। तो उत्तर बिल्कुल साफ है,
संविधान राष्ट्र के विभिन्न वर्गों और संस्कृतियों को कुछ सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, देश में इतने सारे मतभेदों और विविधताओं के बावजूद सभी वर्गों, विचारधाराओं को उनकी गरिमा के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाता है। यही बात यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने इन सभी विचारधाराओं को संतुलित करने का प्रयास किया है और ये बाकी की सारी बातें ये हो गई। ठीक है, अब एक चीज को बड़े गौर से सुन लो बच्चों, आपकी बुक 1 के और बुक नंबर 2 के, ठीक है, इन दोनों ही बुक्स के हम अलग अलग से कम आपको 10-10 कार्टून करवाएंगे। ठीक है, कम से कम 10-10 आपको कार्टून करवाएंगे, हर एक बुक के 10-10 कम से कम, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसका लिंक वीडियो का आपको मैं आई बटन में दे दूंगा, आप उन वीडियोस को जरूर से देख लें, जैसे ही बनेंगे आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, इसके अलावा एक बात और सुनते जाइए। अच्छा, एक बार इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए, फिर आगे बताऊंगा। तो इंग्लिश मीडियम में आपके क्वेश्चंस हैं और इन सभी क्वेश्चन के आपके सामने ये सारे आंसर लिखे हुए हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो अब हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। और 26 जो है ये है हमारा मैप यानी कि मानचित्र। तो बच्चों ध्यान से सुनो, आपके लिए मैप की जो वीडियो है, जैसे मैंने आपको मिड टर्म में करवाई थी, ठीक है, एकदम ट्रिक के साथ में, और आपके मैप में पूरे पूरे नंबर भी आए, आपने कमेंट करके बताया था। तो इसी तरीके से आपको अब फाइनल एग्जाम के लिए भी हम कम से कम 2 से 3 बार अच्छे से वीडियो बना के देंगे, कम से कम 2 से 3 बार 10-10-15 मिनट की अच्छे से फाइनल एग्जाम के लिए वीडियो बना के देंगे। और साथ ही कम से कम 2 से 3 बार आपके लिए हम लाइव कंडक्ट करेंगे मैप की। ठीक है, ताकि आप लाइव में आके डाउट अपने सॉल्व कर सकें, मैप अच्छे से समझ सकें, पूरे 4 नंबर पेपर में लेके आए। ठीक है, तो जो वीडियोस बनेंगी उसका लिंक तो आपको मैं आई बटन में दे दूंगा मैप की, और बाकी जब लाइव आएंगे तो आपको मैं लाइव में भी अच्छे से सॉल्व करवा के समझा दूंगा। ठीक है, अभी के लिए हम सिर्फ पेपर पे ध्यान देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें भारत के मानचित्र पे 4 राज्य ABCD ये अंकित किए गए हैं। ठीक है, आपको दिखा भी देता हूँ, ये मैप है, इसमें ये 4 राज्य अंकित किए गए हैं। अब इन्हीं अंकित किए गए राज्यों में हमें क्या करना है, नीचे दी गई जानकारी के आधार पे, यानी कि हमें ये जानकारी जो दी गई है, ठीक है, इसके आधार पे हमें राज्यों को पहचानना है और उनके सही नाम लिखने अपने उत्तर पुस्तिका में उपयोग की गई जानकारी से संबंधित क्रम संख्या, संबंधित अक्षर इसके साथ। अब जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत का एक द्विस्तरीय विधायी राज्य। तो बच्चों उत्तर भारत के राज्यों के बारे में, द्विस्तरीय राज्यों के बारे में आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, और ट्रिक थी BU। ठीक है, BU का जैसे DU होता है ना, DU यूनिवर्सिटी, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, वैसे ही BU यानी कि बिहार यूनिवर्सिटी। तो B से तो हमारा बिहार है, ठीक है, B से तो हमारा बिहार है, और U से है हमारा UP। ठीक है, तो पहली जानकारी के लिए हमारा जो अक्षर है वो B हो जाएगा, स्टेट का नाम UP हो जाएगा। अभी हम भरेंगे इसको टेबल में, चिंता मत करो। फिर दूसरा है दक्षिण भारत का एक द्विसदनीय विधायी राज्य। अब दक्षिण भारत में द्विसदनीय विधायी राज्य के लिए आपको मैंने क्या ट्रिक बताई थी बच्चों, मटका। क्या बताई थी, मटका। ठीक है, इसमें मटका कैसे भाई, देखो मटका इस तरीके से MATKA। ठीक है, अब ये कैसे है बच्चों, तो देखो मटका यानी कि M से सबसे पहले आएगा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, M से सबसे पहले आएगा आपका महाराष्ट्र, तो दूसरी जानकारी के लिए महाराष्ट्र। उसके बाद में फिर आपका तेलंगाना, इधर कर्नाटक, और इधर आपका क्या नाम है, आंध्र प्रदेश, है ना। इस तरीके से आपकी ये ट्रिक थी। तो ये हो गया बच्चों आपका दूसरी जानकारी के लिए ये C वाला। फिर यहाँ पे आता है पूर्वी भारत का एक सदनीय विधायी राज्य। तो बच्चों पूर्वी भारत में ये जो 7 सिस्टर्स हैं इसके बारे में याद करके जाना। तो जो D दिया गया है, ठीक है, तीसरी जानकारी के लिए ये है त्रिपुरा। ठीक है, नहीं त्रिपुरा नहीं, मिजोरम है ये। एक सेकेंड, इसको भी मैं कंफर्म कर लेता हूँ एक बार, हाँ मिजोरम है ये। ठीक है, ये मिजोरम है। और सबसे आखिरी में पश्चिमी भारत का एक सदनीय विधायी राज्य। तो पश्चिमी भारत में ये जो आपको दिया जा रहा है ये है आपका गुजरात। ठीक है, अब इन सभी को हमें इस तरीके से भरना है। देखो क्या होगा बच्चों, पेपर में ये सारी चीजें आपको लिखी हुई नहीं मिलेंगी, ये आपको लिखनी है। ठीक है, तो जैसे हमारा था कि भाई उत्तर भारत का एक द्विविधायी राज्य तो UP था, फिर दक्षिण भारत का द्विविधायी राज्य तो वो महाराष्ट्र है। ठीक है, और पूर्वी भारत का एक विधायी राज्य तो मिजोरम है, और पश्चिमी भारत का एक विधायी राज्य तो वो गुजरात था। इस तरीके से आपको भरना था। अच्छा एक चीज,
यहाँ पे आपका जो चैप्टर नंबर 7 है ना, संघवाद वाला, संघवाद वाले चैप्टर से इस पेपर में तो मैंने आपको मैप नहीं करवाया, लेकिन आने वाले जो सैंपल क्वेश्चन पेपर्स होंगे उसमें आपको मैं संघवाद वाले भी मैप करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि संघवाद से भी मैप आने वाले हैं, तो चिंता मत करो, आने वाली वीडियोस में वो भी करवा दूंगा। ओके, अब जो बच्चे दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों, ठीक है, सेम वही है, आपको नाम लिखना है केवल। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं कृपया उसे यहाँ से पढ़ लीजिए, आंसर कैसे लिखना है उसके बारे में मैंने आपको ऊपर एक टेबल दे ही दी है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी यहाँ पे टेबल दे रखी है और मैप भी यहाँ पे आपको मैंने दे दिया है। चलिए अब हम शुरू करने वाले हैं बच्चों इस पेपर के अपने खंड ई को, यानी कि सेक्शन नंबर जो ई है हमारा इसके बारे में, जो कि रहेगा 24 नंबर का, यानी कि 6 नंबर के टोटल हमसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन में एक एक अथवा है, तो 6 नंबर के टोटल 8 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो बड़े ध्यान से समझना, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, स्वतंत्रता के 2 आयाम होते हैं, ठीक है, तो स्वतंत्रता का एक तो है सकारात्मक आयाम और एक है नकारात्मक, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, मैंने नकारात्मक लिखना यहाँ पे भूल गया, तो स्वतंत्रता के नकारात्मक और सकारात्मक आयाम इनका वर्णन कीजिए, अथवा हानि सिद्धांत किसने दिया इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। तो 2 क्वेश्चन है, इन दोनों में से आपको कोई एक करना है, लेकिन मैं तो भाई आपको दोनों करवाऊंगा ठीक है, तो बड़े ध्यान से इसको समझने का प्रयास करें। देखो, तो यहां पे सबसे पहले बात करेंगे हम सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में। देखो बच्चों, सकारात्मक स्वतंत्रता, इसका सरोकार व्यक्ति और समाज के संबंधों की प्रकृति और स्थिति से है। इसका मतलब यह है, जब हम सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है हम व्यक्ति की बात करते हैं और समाज के संबंधों की बात करते हैं, ठीक है, इसमें राज्य को अधिक से अधिक कार्य या शक्ति देने के पक्ष में, यानी कि सकारात्मक आयाम में क्या होता है कि हम जो है ना राज्य को थोड़ा ज्यादा शक्ति देने की बात करते हैं, राज्य नागरिकों में समाज में हस्तक्षेप कर सकता है, हम इस पर ज्यादा पक्ष लेते हैं इसका, ठीक है, और सकारात्मक में व्यक्तियों पर नियंत्रण नहीं होता, बल्कि राज्य व्यक्तियों के विकास के लिए उचित परिस्थितियों को प्रदान करता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो होते हैं ना, इन पे नियंत्रण नहीं होता है, बल्कि जो राज्य होता है ये व्यक्तियों के विकास के लिए उचित परिस्थितियों को प्रदान करते हैं। इसके अलावा व्यक्ति के पास अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भौतिक संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। साथ ही यहाँ पे ये जो सकारात्मक स्वतंत्रता है, इसका अर्थ ये माना जाता है ऐसी सामाजिक परिस्थितियां जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक हो, ठीक है, व्यक्ति की बुद्धि विवेक के लिए, शिक्षा और अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी अन्य अवसर तक व्यक्ति की पहुंच होना ही सकारात्मक स्वतंत्रता है। और ये किस पे जोर देती है कि राज्य नागरिकों के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकती है। लेकिन जब हम बात करते हैं बच्चों नकारात्मक स्वतंत्रता की, तो इसमें क्या होता है, इसमें मनुष्य पर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए, मनुष्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, यह है नकारात्मक, ठीक है। इसके समर्थक राज्य के कम से कम हस्तक्षेप के पक्ष में थे, यानी कि इसके समर्थक ये कहते हैं कि सरकार का हस्तक्षेप नागरिकों में बहुत ही कम होना चाहिए, यानी कि मनुष्य पे किसी का भी नियंत्रण नहीं होना चाहिए, मनुष्य के कार्यों पर भी किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, ठीक है, प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, मनुष्य को अपने अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता मिलनी ही चाहिए। इसके अलावा वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र जैसे कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, रिलीजनली, इन सभी में स्वतंत्र होना चाहिए, वो जो चाहे सो करे, ऐसा हो, ठीक है। सामाजिक हित के लिए सामाजिक नियमों, आचरणों, इसके द्वारा नियंत्रित रहकर व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए अवसर की प्राप्ति ही स्वतंत्रता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं बच्चों। अगर आपको मैं एक इजी वे में समझाऊं ना कि ये दोनों हैं क्या, तो देखो जो फ्रीडम है हमारी, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक है निगेटिव, एक है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में क्या है, पॉजिटिव में ये जो व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति पूरी तरीके से स्वतंत्र है, सरकार का कोई इस पर प्रतिबंध नहीं है, ये किसी भी धर्म, संस्कृति आदि को मान सकता है, कुछ भी कर सकता है, जो चाहो सो कर सकता है ये, ठीक है। और वहीं अगर हम पॉजिटिव इंपैक्ट की बात करें, सकारात्मक की, तो इसमें जो व्यक्ति होता है
उस पर सरकार के प्रतिबंध भी होते हैं, सरकार की स्थिति भी इस पे होती है, सरकार की जिम्मेदारी भी इनकी होती है, और भी बहुत सारी बातें। तो ये इनके एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, चलो अब दूसरे वाले क्वेश्चन को देखिए, हानि सिद्धांत किसने दिया था और इसका विस्तार से वर्णन। चलिए देखो बच्चों, हानि सिद्धांत, हानि का जो सिद्धांत है बच्चों, जॉन स्टुअर्ट मिल, इनका शॉर्ट फॉर्म है J.A. मिल। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल, इनका एक निबंध है जिसका नाम है ऑन लिबर्टी। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने ऑन लिबर्टी निबंध में स्वतंत्रता की जो राजनीतिक विचार विमर्श किए हैं उसी को हानि का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, हानि का सिद्धांत को अगर हम एक सेंटेंस में कहें तो इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के कार्य करने की स्वतंत्रता में, या तो व्यक्तिगत रूप से या फिर किसी समूह के द्वारा जब कोई हस्तक्षेप किया जाता है, ठीक है, जिसका लक्ष्य होता है आत्मरक्षा करना, वो हानि का सिद्धांत है। ठीक है, या फिर ये कह लीजिए किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ जब उसके लिए शक्ति का उपयोग किया जाता है, ठीक है, जिसका एकमात्र उद्देश्य होता है दूसरे को अन्य हानि से बचाना, ये भी हानि का सिद्धांत है। ठीक है, जेम्स मिल ने हानि के सिद्धांत को व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप के लिए अकेला प्रभावी कार्य के रूप में स्वीकार किया। देखो भाई, बिल्कुल सिंपल सी बात है, हानि के सिद्धांत का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर आप कोई काम करते हो, ठीक है, और आपके द्वारा किए गए काम का असर, निगेटिव इंपैक्ट, ठीक है, या फिर कोई भी प्रभाव दूसरे व्यक्ति पे पड़ता है जो कि उसके लिए सही नहीं है, उससे दिक्कत होती है, तो डेफिनेटली आपकी उस स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, अब इसीलिए इन्होंने कुछ अंतर भी स्पष्ट किए हैं, जैसे कि एक है स्वसंबंध कार्य, यानी कि जब हम कोई काम करें और उसका प्रभाव हमारे ऊपर ही रहे, हम तक ही सीमित हो, उसे स्वसंबंध बोलते हैं। लेकिन पर संबंध में होता है कि जब हम जो काम करें उसका असर अन्य लोगों पर भी पड़े। ठीक है, इस स्थिति में लगाया जाता है प्रतिबंध। इसके अलावा जब राज्य किसी व्यक्ति के कार्यों या फिर उसकी इच्छा के खिलाफ प्रतिबंध लगाता है तो उसका उद्देश्य भी किसी को हानि से बचाना होता है। ठीक है, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने आए गए चलते हुए किसी की स्वतंत्रता को हानि पहुंचा दी, नहीं। अगर प्रतिबंध सरकार लगा रही है तो उससे होने वाली हानि भी गंभीर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको ये लिबर्टी है कि आप सभा कर सकते हैं, मीटिंग बुला सकते हैं, लेकिन आपको ये लिबर्टी बिल्कुल भी नहीं है कि आप हथियारों के साथ में सभा कर रहे हैं, आप देश को तोड़ने के लिए भाषण दे रहे हैं, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, देश की रक्षा के खिलाफ बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में आपकी स्वतंत्रता पर डेफिनेटली प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, है ना। अब एक छोटा एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक बहुमंजिला मकान है, 5-7 मंजिल का। अब उसमें एक घर में रहने वाला जो व्यक्ति है उसे संगीत बहुत पसंद है, म्यूजिक बहुत पसंद है, तो वो तेज आवाज में म्यूजिक सुन रहा है। अब इससे भाई अन्य लोगों को परेशानी हो रही है, तो क्या ऐसी स्थिति में हमें पुलिस बुलाने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि भाई आसपास के जो लोग हैं उन्हें जिन्हें दिक्कत हो रही है वो एक साथ मिलके इसका हल निकाल सकते हैं। पुलिस की तो जरूरत है ही नहीं। पुलिस की जरूरत तब पड़ती है ना कि जब खतरा ज्यादा हो। जैसे ये अभी आपको एग्जांपल दिया ना मैंने कि ये सभा करके अब इसी देश को तोड़ने की बात करते हैं, आतंकवाद की बात कर रहे हैं, है ना, धर्म कोई सांप्रदायिक हिंसा की बात कर रहे हैं, तब ऐसे में पुलिस बुलाई जा सकती है ना। तो ये चीजें हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो सिंपल सा ये है हानि का सिद्धांत। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं इसके इंग्लिश मीडियम को। इंग्लिश मीडियम में पूछा गया बच्चों कि डिस्क्राइब द पॉजिटिव एंड डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव है दरअसल, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम। हु गिव द लॉस थ्योरी एंड डिस्क्राइब इन डिटेल। तो किसने लॉस थ्योरी दी है और इसको डिटेल में डिस्क्राइब करना है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में देख लीजिए, पॉजिटिव फ्रीडम। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है आपकी नेगेटिव फ्रीडम के बारे में सारी बातें, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे अथवा में, तो किसने दिया है ये हानि का सिद्धांत, हार्म प्रिंसिपल। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया है अपने निबंध ऑन लिबर्टी में। जो पॉलिटिकल डिस्कशन है लिबर्टी के बारे में उसी को कहा गया है। अब क्या क्या बातें हैं, क्या एग्जाम्पल है, सारी चीजें यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चों। 28 में पूछा गया है भारतीय संविधान में संशोधन के तरीकों का वर्णन कीजिए। यानी कि भारतीय संविधान में जो बदलाव किए जाते हैं, जो संशोधन किए जाते हैं,
वो कुल 3 तरह से होते हैं, वो आपको यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। या फिर भारतीय संविधान की कोई 6 विशेषताएं आपको लिखनी है। तो आओ समझाते हैं आपको अच्छे तरीके से। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि संविधान क्या है। तो बच्चों, संविधान जो है वो एक जीवांत दस्तावेज है। जीवांत दस्तावेज ऐसा नहीं कि जिसमें जान है, चलता फिरता है, खाता पीता है, नहीं, एक ऐसा जीवांत दस्तावेज जिसका तात्पर्य यह है कि हमारे संविधान में समय की जरूरत को देखते हुए, समय की मांग को देखते हुए संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। तो एक जीवांत दस्तावेज का मतलब क्या हो गया कि अकॉर्डिंग टू टाइम इसमें चेंजेस कर सकते हैं इफ देयर इज एनी नीड, ठीक है। अब कई तरीके हैं संशोधन के, तो 3 में सबसे पहला है संसद के सामान्य बहुमत के आधार पे। अर्थात पहला पॉइंट क्या है हमारा यहाँ पे, पहला पॉइंट है संसद में सामान्य बहुमत के आधार पे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें संसद के दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या का आधा से अधिक बहुमत चाहिए और यह संशोधन एक सामान्य कानून जैसा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, संसद के जो हमारे दोनों सदन है, ठीक है, लोअर हाउस और अपर हाउस, जब इन दोनों सदनों की जो कुल सदस्य संख्या है उसका बस इन्हें 1.5 मिल जाए, यानी कि आधी मिल जाए, ठीक है, आधी बहुमत मिल जाए, तो ये आसानी से पारित हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए बच्चों, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि अनुच्छेद 2 क्या है, या फिर ये परिभाषा दे दी जाएगी, पूछा जाए किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 2 इसमें नए राज्यों को प्रवेश की अनुमति, और अनुच्छेद 3 जिसमें किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाने की अनुमति, इससे संबंधित संशोधन, ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये सामान्य बहुमत के आधार पे है। अब दूसरा आता है संसद के विशेष बहुमत के आधार पे। अब संसद के विशेष बहुमत के आधार पे कैसे होते हैं भाई, तो देखो, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के आधार पे संशोधन करना, इस विधि में किसी संशोधन करने के लिए, मतलब किसी भी संशोधन के लिए संसद में उपस्थित कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 से अधिक बहुमत की आवश्यकता होती है। यानी कि संसद के जो दोनों सदन है, लोअर एंड अपर हाउस, इसकी हमें 2/3 सदस्यों की बहुमत की जरूरत पड़ती है। कितनी? 2/3 की, विशेष बहुमत के लिए, ठीक है। और तीसरा संशोधन का तरीका है, एक तो विशेष बहुमत चाहिए, ठीक है, यानी कि 2/3 तो चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा राज्यों की आधी विधायिकाओं की भी हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अर्थात इस प्रकार के संविधान में वे संशोधन होते हैं जो राज्यों के अधिकार के क्षेत्र में आते हैं, यानी कि जो राज्य के क्षेत्र के अधिकार में आते हैं, ठीक है। और जैसे अन्य अनुच्छेद भी शामिल है, जैसे कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, संघ का कार्यपालिका की सीमा, संघ के राज्यों की कार्यपालिका की सीमा, न्यायपालिका से संबंधित संशोधन, ये सभी शामिल है, ठीक है। तो वो कौन कौन से तीन तरीके हैं बच्चों जिससे कि संविधान में संशोधन हो सकते हैं। अगर आपको मैं सिंपल सा तरीके से समझा दूं ना, तो देखो 3 तरीके कौन कौन से हैं, देखो ध्यान से समझ लेना। एक सेकेंड, तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 2 और तरीका नंबर 3। पहले में क्या होगा कि जो हमारी दोनों सदन है, इससे हमें बहुमत चाहिए केवल 1/2, ठीक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमें चाहिए आधा बहुमत। लेकिन दूसरे तरीके में क्या होता है, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत यानी कि 2/3 हमें बहुमत चाहिए। कितना? 2/3 बहुमत। और तीसरे तरीके में हमें 2/3 तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, संसद से, इसी के साथ राज्य की जो आधी विधायिका हैं, इससे भी हमें बहुमत चाहिए, तभी संशोधन होगा। तो ये 3 तरीके जिससे संशोधन होते हैं, ठीक है, समझ गए। अब इसको देखो कि भारतीय संविधान की कोई 6 विशेषताएं लिखिए। तो भारतीय संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं बच्चों, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखो, हमारे भारतीय संविधान की कोई 6 नहीं बल्कि 50 विशेषताएं हैं। अब हैं कौन कौन सी सर जी, ये भी तो बताओ। देखो ध्यान से समझना। देखो हमारा संविधान क्या है, हमारा संविधान पूरे विश्व में जो लिखित संविधान है, इनमें सबसे बड़े संविधानों में से एक है। बड़े संविधानों की अगर हम बात करें तो संविधान का सबसे टॉप लेवल पे देखा जाता है, ठीक है, उस कैटेगरी में। इसके अलावा व्यापक संविधान है। वर्तमान में देखा जाए बच्चों, देखो आप जब एग्जाम देने के लिए जाओ तो इस बात को एक बार कंफर्म करके जाना कि वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं, क्योंकि देखो ये डेटा हमेशा चेंज होता रहता है, हर महीने, हर 2-4 महीने में चेंज होता है। जब भी कोई भी संशोधन होता है तो चेंज हो जाता है। वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं,
12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। ठीक है। तीसरी बात, संसदीय शासन व्यवस्था, यानी कि भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, संसद, ऐसी संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है। इसके अलावा संविधान में संशोधन में लचीलेपन का भी और कठोरपन का भी मिश्रण है। जैसे भी हमने देखा ना, 3 तरीके से संशोधन होता है, तो विशेष बहुमत, एक तिहाई बहुमत और विशेष बहुमत के साथ में आधे राज्य विधायकों की बहुमत, तो कई तरीके से संशोधन होता है। तो लचीला भी है, कठोर भी है। इसके अलावा संघात्मक शासन व्यवस्था है, एक तो सेंट्रल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे। ठीक है, संघ सूची भी है, सेंट्रल सूची भी है, संवत्ती सूची भी है ना, सेंट्रल नहीं स्टेट सूची बेसिकली। इसके अलावा नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अनुसूचित जाति जनजातियों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान है, छुआछूत को अंत किया गया है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लोगों को वोट देने का अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, मौलिक अधिकार, और भी न जाने कितनी 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 विशेषताएं हैं। ठीक है, इसमें से कोई 6 आप याद कर लें। मैंने आपको देखो यहाँ तो 10 बताई हैं और आपको मैंने एक्स्ट्रा और बता रखी है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 28 है वो भी यहाँ पे पूरा हो गया। ठीक है, चलिए अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं एक बार यहाँ से देखें कि डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ अमेंडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और राइट एनी 6 फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले वो कौन कौन से तरीके हैं जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स पास किए जाते हैं। तो ऑन दी बेसिस ऑफ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, एक तो सिंपल मेजॉरिटी के साथ में होते हैं और एक होते हैं स्पेशल मेजॉरिटी के साथ में, और एक होते हैं स्पेशल मेजॉरिटी एंड हाफ द टोटल लेजिस्लेचर्स ऑफ द स्टेट्स। फिर कौन कौन से फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो भी आप यहाँ से बहुत ही आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे 10 लिखे हुए हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, और इसमें वैसे हालांकि ये क्वेश्चन जो है मैंने 2 में डिवाइड कर दिया, लेकिन इसको मैं एक ही क्वेश्चन में आपको समझा सकता था। कैसे, देखो 29 में पूछा गया है भारतीय तथा अन्य देशों में नागरिकता प्राप्ति के किन्हीं 6 तरीकों का विस्तार से वर्णन करें, या फिर भारत और अन्य देशों में नागरिकता के खोने के किन्हीं 6 तरीकों का विस्तार से वर्णन करें। तो बच्चों जो तरीके नागरिकता की प्राप्ति के हैं 80 से 90% वही तरीके नागरिकता के क्या नाम है खोने के होते हैं। ठीक है, तो जब आप प्राप्ति की समझोगे तो आप इसके खोने के भी समझ जाओगे। बस हाँ, ये बात अलग है कि जो भारत के अलावा अन्य कंट्रीज हैं उसमें नागरिकता खोने के 1-2 तरीके अलग हैं, बाकी सब कुछ सेम है। आओ पहले समझते हैं प्राप्ति के तरीके। देखो भारत और अन्य देशों में नागरिकता प्राप्ति के कई तरीके हैं, जिसमें से सबसे पहला तरीका है बच्चों जन्म के द्वारा। अर्थात यदि कोई व्यक्ति या कोई व्यक्ति तथा उसके जन्म के समय उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं तो उसे जन्म से ही भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। अधिकांशतः भारतीय इसी श्रेणी के नागरिक है। जैसे मान लीजिए आप हैं, हम हैं, तो हमारे माता पिता भारतीय हैं। ठीक है, तो जब हमारा जन्म हुआ इस देश में तो हमें ऑटोमेटिकली हमें नागरिकता मिल जाएगी। क्यों मिल गई? क्योंकि हमारे माता पिता भारतीय नागरिक हैं, तो जन्म के द्वारा हमें ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता मिल गई। ठीक है, दूसरा तरीका है पंजीकरण के द्वारा, यानी कि हम आवेदन के द्वारा भी, ठीक है, नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन किए जाने पर केंद्रीय सरकार किसी भी व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है। ठीक है, अगर वो कोई गैर कानूनी अप्रवासी ना हो तो। ठीक है, उसका अगर व्यक्तित्व एकदम क्लियर है, ठीक है, उसकी सारी क्लियरेंस है, तो इजीली उसे भारत में पंजीकृत मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा है बच्चों संपत्ति खरीदना। कई देश ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि आप हमारे देश में आओ, हमारे देश में आप कई करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करो, संपत्ति खरीदो, जमीन खरीदो, तो हम आपको जो है अपने देश की नागरिकता दे देंगे। ठीक है, तो संपत्ति खरीदने से भी नागरिकता मिल जाती है, जैसे कि ब्राजील है, पेरू है, मैक्सिको है, यहाँ पे ये ज़्यादातर देखने को मिलता है, हालांकि भारत में ऐसा नहीं है। ठीक है, चौथा है सरकारी नौकरी। बच्चों कई देशों में ये नियम है कि अगर कोई भी विदेशी वहाँ पे आके उस देश की गवर्नमेंट की नौकरी कर लेता है तो उसे वहाँ की नागरिकता मिल जाती है। जैसे मान लीजिए कोई भारत का नागरिक है, ठीक है, वो इंग्लैंड चला गया और इंग्लैंड में उसमें सरकारी नौकरी कर ले, तो इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट होगी
वो उसे इंग्लैंड की नागरिकता दे देगी, क्योंकि तुमने हमारे यहाँ नौकरी की है, तो एक काम करो, अगर तुम चाहते हो इंग्लैंड की नागरिकता लेना तो ले लीजिए, है ना। तो नागरिकता उसे मिल जाती है सरकारी नौकरी के द्वारा। इसके अलावा भूमि विस्तार के द्वारा भी है, अर्थात यदि किसी नए भूभाग राष्ट्र को जैसे भारत में शामिल किया जाता है तो उसके लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाती है। जैसे मान लीजिए एक टाइम पे गोवा, दमनदीप, पांडिचेरी, सिक्किम ये भारत में मिलना नहीं चाहते थे, तो उस समय ये भारत के नागरिक नहीं थे। लेकिन जब इन सभी को भारत में मिलाया गया तो इन सभी स्टेट्स की जो जनता थी, लोग थे, सिटीजन्स थे, उनको भारत का नागरिक कहा जाने लगा। इसके अलावा विद्वान होने पर भारत में ये नियम है कि अगर आप किसी भाषा के विद्वान हो जाते हैं तो आपको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप भारत में 10 साल तक रहते हैं तो भी आपको नागरिकता मिल जाएगी, या फिर अगर आप अनुपस्थित रहते हैं तो आपकी नागरिकता खो जाती है, इस तरीके से, है ना। तो ये तरीके हैं प्राप्ति के, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो जब आप किसी चीज को पाते हैं, ठीक है, तो पिछली चीज आपकी खो जाएगी। जैसे आपने क्या किया, पंजीकरण करवाया, ठीक है, पंजीकरण करवाया, पहले आप थे इंडियन और पंजीकरण के माध्यम से, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अब आप बन गए अमेरिकन। तो इंडियन की आपकी जो सिटीजनशिप थी वो तो खत्म हो गई, अब आप बन गए अमेरिकन। तो एक तो ये हो गया प्राप्त का, तो यही खोने का तरीका हो गया। संपत्ति खरीद के आप किसी अन्य देश की तो नागरिकता मिल गई आपको, लेकिन पिछली नागरिकता आपकी खो गई। आपने सरकारी नौकरी की तो इंग्लैंड की तो नागरिकता आपको मिल गई, लेकिन भारत की नागरिकता आपकी खो गई, समाप्त हो गई, है ना। तो वही बात है। तो बस यही तरीके हैं नागरिकता के खोने के। लेकिन नागरिकता के खोने में कुछ अन्य तरीके और हैं, जैसे कि नागरिकता की समाप्ति का एक तरीका है बच्चों, लंबे समय तक अनुपस्थिति। यानी कि बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि अगर हमारे देश का नागरिक लंबे समय तक देश के बाहर है, ठीक है, तो हम उसे अपने देश की नागरिकता से वंचित कर देंगे, बर्खास्त कर देंगे। जैसे अगर कोई फ्रांस का व्यक्ति 10 साल के लिए बाहर है देश से, तो उसकी नागरिकता को समाप्त कर देते हैं। इसके अलावा विवाह आ जाता है। महिलाएं जो होती हैं विदेशी नागरिकों के साथ विवाह करके अपने देश की नागरिकता खोद लेती हैं और दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो विवाह के माध्यम से नागरिकता प्राप्त भी हो जाती है और नागरिकता खोती भी है। अपने मूल देश के खो देंगे, दूसरे देश के पा लेंगी, बस। विदेश में सरकारी नौकरी, तो ये तो आपको मैंने बता ही दिया। आप जो है स्वेच्छा से नागरिकता त्याग लेते हैं, आपको किसी और की चाहिए, किसी और देश की, तो आप ये प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा देशद्रोह के साथ अगर आप किसी देश के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं तो भी आपको नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है, ठीक है। गोद लेना, विदेशी सरकार से सम्मान प्राप्त करना। अगर आपके देश ने ये कह रखा है कि आप जो है ना बिना हमारी इजाजत के किसी दूसरे देश में जो है नागरिकता प्राप्त कोई विशेष सम्मान नहीं लेने जा सकते हो, लेकिन आप गए, आपने स्वीकार किया, तो देश तो निकाल ही देगा आपको, है ना। तो ये तरीके हैं। तो बच्चों अगर आपको मैं ना एक सिंपल वे में समझा दूं तो देखो, प्राप्ति की जो तरीके हैं, ठीक है, प्राप्ति के तरीके वही हैं समाप्ति के तरीके, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझ लें तो आप सारी चीजें समझ जाएंगे। जैसे प्राप्ति होती है जन्म के द्वारा, ठीक है, जन्म के द्वारा होती है, विवाह के द्वारा होती है, पंजीकृत, ठीक है, पंजीकृत के द्वारा होती है, और भाषा, ठीक है, या फिर संपत्ति के द्वारा होती है, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि गोद ले लिया तो भी हो जाती है, और सरकारी नौकरी, ठीक है ना, इस तरीके से। तो जब आपको ये मिलेगी जिस तरीके से, और सेम उसी तरीके से जो पिछली आपकी नागरिकता होगी वो आपकी समाप्त होती जाएगी। बस ये है छोटे से पॉइंट। देखा, समझ आ दिया ना एकदम इजी वे में। क्यों प्यारे बच्चों, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आसान तरीके से। ओके, तो ये हो गया 29। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के, आप सभी बच्चे इसको यहां से पढ़ें बहुत अच्छे से कि डिस्क्राइब इन डिटेल एनी 6 मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग सिटीजनशिप इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, एंड डिस्क्राइब इन डिटेल एनी 6 वेज ऑफ लूजिंग सिटीजनशिप इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। तो पहले मिलती कैसे है, तो बाय बर्थ मिलती है, बाय रजिस्ट्रेशन, बाइंग प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट जॉब, बाय लैंड एक्सपेंशन ऑन बीइंग अ स्कॉलर। और कैसे खत्म होती है, तो जो अभी हमने प्राप्ति के तरीके देखे थे ना ऑब्टेन करने के, सेम वही हैं इसके टर्मिनेशन के। एक दो थोड़े से अलग भी हैं जो कि आप यहाँ से पढ़ सकते हो आसान तरीके से, ठीक है। चले
अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चों, स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पेपर में आया है। तो क्वेश्चन 30 कहता है, भारत में स्थानीय शासन का विकास कैसे हुआ, विस्तार से समझाइए। ठीक है, तो भारत में भाई स्थानीय शासन का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हमें समझाना है। तो चलिए देखते हैं। देखो, अब ये जो क्वेश्चन है ना, इससे आपके कई सारे एमसीक्यू भी निकल के आएंगे, तो बड़े ध्यान से समझें। देखो, भारत में स्थानीय शासन का विकास, तो पहला पॉइंट, आधुनिक समय में निर्वाचित निकाय स्थानीय शासन के कब अस्तित्व में आए थे बच्चों, 1882 के बाद। ठीक है, और उन्हें इस समय मुकामी बोर्ड कहा जाता था। ठीक है, तो आधुनिक समय में जो हम स्थानीय शासन देखते हैं, इसके निर्वाचित निकाय 1882 के बाद में अस्तित्व में आए थे और उस समय इन्हें मुकामी बोर्ड कहते थे। फिर 1919 में भारतीय सरकार का जो अधिनियम आया, उसने अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायतें बनाई। ठीक है, संविधान का 73वां और 74वां संशोधन हुआ। ठीक है, इसी के बाद स्थानीय शासन को मजबूत आधार मिला था। ठीक है, 1992 के आसपास। लेकिन उससे भी पहले, ठीक है ना, मजबूत आधार मिलने से भी पहले 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया। ये एक ऐसा प्रयास था जिसमें ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत एक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की सिफारिश की गई और ये निकाय वित्तीय मदद के लिए प्रदेश, केंद्रीय सरकार, इन पर ज्यादा निर्भर थे। ठीक है, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या था बच्चों, ये ऐसा कार्यक्रम था जिससे कि ग्रामीण विकास के कार्यक्रम के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई, 3 स्तर की। ठीक है, अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, इसकी सिफारिश हुई और इनके वित्तीय मदद के लिए भी केंद्रीय सरकार की तरफ से कुछ बातें कही गई। इसके अलावा 1987 के बाद स्थानीय शासन की संस्थाओं के गहन पुनरावलोकन की शुरुआत हुई, यानी कि 1987 में इस बात को माना गया कि हाँ भाई, स्थानीय शासन को ना हमें और ज्यादा अच्छे से समझना चाहिए। फिर 1989 में पीके थोंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की और फाइनली ब्राजील के संविधान में प्रांत, संघीय जिले तथा नागरिक, ये क्या है, नहीं इसको आप छोड़ दो, ये पॉइंट छोड़ दो, बस ये 8वां याद कर लो। संविधान का 73वां और 74वां संविधान संशोधन जब 1992 में हुआ, तब इससे इसको मजबूत आधार मिला। ठीक है, तो अगर आपको मैं यहाँ पे ध्यान से समझाऊं, ठीक है ना, थोड़ा और अच्छे से, तो यहाँ पे ना आपके कम से भी कम 5 से लेके 7 तो एमसीक्यू निकल के आ रहे हैं। ठीक है, अब इससे थोड़ा ध्यान से समझ लो। जिसे हम भारत में आज स्थानीय शासन कहते हैं ना, ये निर्वाचित निकाय 1882 के बाद अस्तित्व में आए थे, जिन्हें मुकामी बोर्ड कहते थे। 1919 का जो भारतीय सरकार का अधिनियम था, उसी से ग्राम पंचायतें बननी शुरू हुई थी। 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम से ग्रामीण पंचायत बनाने की शुरुआत की गई और खास करके त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1987 में इस पे ज्यादा ध्यान दिया गया और 1989 में पीके थोंगन समिति ने स्थानीय शासन के संवैधानिक दर्जे की मांग की। ठीक है, और 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत ये और भी मजबूत आधार इन्हें मिला। ठीक है, तो ये एमसीक्यू आपके बन सकते हैं। अब यहां पे है इस पेपर का सबसे आखिरी हमारा क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ और 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों का वर्णन करो। बच्चों, 73वें संविधान संशोधन के जितने भी प्रावधान है, ठीक है, जितने भी 100% वो लागू होते हैं 74 पे भी। बस सिर्फ इतना है कि 73वां जो है वो गांव पर बेस्ड है, लेकिन 74वां जो है वो शहरी पर बेस्ड है, यानी कि शहरों पे बेस्ड है। अभी आपको और क्लैरिफाई करके समझाऊंगा। ठीक है, देखो ध्यान से समझे। भारतीय संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन है, ये 1992 में संसद ने पारित किया था और 1993 में लागू हो गए थे। ठीक है, चाहे 73वां हो या फिर 74वां, एक ही साल पारित हुए और एक ही साल अगले साल 1993 में ये क्या नाम है लागू हो गए थे। संविधान का 73वां संशोधन किससे जुड़ा है बच्चों, ध्यान रखिए, गांव के स्थानीय शासन से। किससे, गांव से। जबकि 74वां जो है वो शहरों के स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है।
ठीक है, अब क्या क्या प्रावधान है बच्चों इसके अंतर्गत, अब इसके प्रावधानों को बड़े ही ध्यान से समझें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे प्रावधान। देखो पहली बात, स्थानीय शासन की पिरामिड रूपी संरचना। इसका मतलब क्या है, पिरामिड रूपी यानी कि स्थानीय शासन की संरचना कुछ इस तरह की, ठीक है, कुछ इस तरह की स्थानीय शासन की संरचना, जिसमें पहले पायदान पे जिला पंचायत है, यानी कि ये जो सबसे ऊपर है ना, यहाँ पे होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल की पंचायत, डिस्ट्रिक्ट लेवल का स्थानीय शासन। दूसरे पर ब्लॉक समिति, यानी कि सेकंड लेवल पे जो है ये होगी ब्लॉक समिति। और तीसरे पायदान पे ग्राम सभा पंचायत, यानी कि जो तीसरा जो है ना इस पे विलेज लेवल यानी कि ग्राम सभा की पंचायत है। तो 3 रूपी संरचना है। और बच्चों 6 नंबर में एक क्वेश्चन बनेगा कि इन तीनों ही पंचायत के क्या क्या कार्य हैं, इनकी विशेषताएं क्या है, तो ये क्वेश्चन अगले पेपर में करवाऊंगा। ठीक है, दूसरा आता है चुनाव। दूसरा प्रावधान क्या है 73वें का, चुनाव। अब कैसे भाई, तो 73वें संविधान संशोधन में ये कहा गया कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, ये जो तीनों स्तर है, इनका चुनाव सीधे जनता करेगी, यानी कि हम आम लोग ही इनका चुनाव करेंगे और इनका चुनाव हर 5 साल की अवधि में होगा। ठीक है, हर 5 साल की अवधि में होगा। अब बात यहां पे ये आई कि आखिर इनका चुनाव करवाएगा कौन, तो इनके चुनाव के लिए यहां पे स्थापित किए गए राज्य चुनाव आयुक्त, यानी कि हर एक प्रदेश के लिए यह जरूरी हो गया कि पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव करवाने की जिम्मेदारी इसी की होगी, वो भी हर 5 वर्ष के अंतर्गत। ठीक है, फिर यहां पे बनाया गया राज्य वित्त आयोग, यानी कि प्रदेश की सरकार हर 5 वर्ष पर एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाएगी और यह आयोग प्रदेश में मौजूद जो स्थानीय शासन है, संस्था है, इसकी आर्थिक स्थिति की जानकारी रखेगा। अब जब चुनाव होंगे तो इसे हम चुनेंगे, आम जनता चुनेगी, तो कहीं ना कहीं आरक्षण भी तो दिया जाएगा ना। तो यहां पे महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई। अब भाई आप कहोगे कि महिलाओं के लिए पंचायत में आरक्षण सीटें करने का क्या फायदा हुआ, तो इस आरक्षण का लाभ ये हुआ कि आज सैकड़ों हजारों की संख्या में महिलाएं सरपंच के पद पे काम कर रही हैं। ठीक है, इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग भी यहां पे आरक्षण का प्रावधान पाके अपने आप को मजबूत बना रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा विषयों का स्थानांतरण हुआ। संविधान के संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची में, ठीक है, 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय थे ये स्थानीय शासन के हवाले कर दिए गए। ठीक है, जो कि स्थानीय विकास और कल्याण के लिए जरूरी माने जाते थे। ठीक है, तो ये है 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बारे में। बस पता है क्या है, जो 74वां संविधान संशोधन है ना, इसमें जो शहर की विशेषता है, ठीक है, शहर की विशेषता वो 2 से 3 सेंटेंस वाली कि जनसंख्या घनत्व तो कितना होना चाहिए, कितने लोग रहते हैं तो शहर कहलाएगा। बाकी सेम टू सेम ये नगर पालिका यानी कि शहरों से संबंधित है। ओके, तो एक तरीके से आपने 73वां भी समझ लिया और 74वां भी। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं कृपया ध्यान दें कि हाउ डिड लोकल गवर्नमेंट डेवलप इन इंडिया, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो किस तरीके से डेवलप हुई थी इंडिया में, तो उसके बारे में आप सारी बातों को यहां से पढ़ सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये सारे पॉइंट यहां पे दिए गए हैं। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहां से देख लें सेकंड क्वेश्चन को। द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टेक प्लेस एंड डिस्कवर द प्रोविजंस ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो इसके बारे में भी आप सारी की सारी बातों को यहां पे देख लीजिए, ऑल चीजें यहां पे लिखी हुई हैं। ठीक है, ये रही। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आप यहां पे देख सकते हैं और यहां पे हो जाता है हमारा आज का पेपर पूरा। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर पिछले 1 घंटे के अंदर क्लास 11th के अपने पॉलिटिकल साइंस के फाइनल के एग्जाम के लिए जो हमारा सबसे पहला वाला पेपर है, इसके पार्ट 2 का भी डिस्कशन कर लिया है, या फिर यूं कहें कि पहला सैंपल पेपर पूरा हो गया। ठीक है, तो आई होप आप सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप हमें अपना फीडबैक जरूर बताइए कि जैसे हम आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जो हम आपकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं, इससे आपको कितनी हेल्प मिल रही है एग्जाम के लिए। ठीक है, मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं कि आपको हमारी वीडियो से क्या राहत मिल रही है। ठीक है,
ताकि हमें भी पता चल जाए ना कि हमारी मेहनत कितनी रंग ला रही है। और ये तो बस शुरुआत है, ये तो आगाज है सिर्फ, ठीक है ना। पहले पेपर से टोटल करवाएंगे आपको हम 10 सैंपल पेपर पॉलिटिकल साइंस के, बिल्कुल भी चिंता मत करो। और ट्राई करेंगे कि आपके लिए कम से कम 2-3 साल के पीवाईक्यू भी करवा दें। तो आई बटन में सैंपल पेपर पीवाईक्यू सबकी वीडियोस मिल जाएंगी, जाके चेक कर लेना, ठीक है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, ख्याल रखिएगा अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।